नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमारे मराठी चैनल पर कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ था, जिसे आप दर्शकों ने बड़ा सराहा। मराठी वीडियो देखने के लिए आप यहाँ ऊपर आए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसे हिंदी में अनुवादित करने में हमारे सब्सक्राइबर तन्मय दवे जी ने मदद की, इसलिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान ऐसे गुणों से संपन्न महाराष्ट्र का इतिहास अजरामर है। इसकी बुनियाद थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी स्वराज की पुकार से मराठों ने मुगलों को पराजित किया और आगे चलकर इसकी तब्दीली मराठा संघराज्य में हुई। मातृभूमि की रक्षा हेतु यहाँ अनेक नरवीरों ने रणयज्ञ खड़ा किया। ऐसे अनेक नर रत्नों में से एक हैं बाजीराव। मध्ययुग में मराठों के स्वामी थे स्वराज्य के छत्रपति। वे अपनी मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते थे, जिसमें एक प्रमुख पद था पेशवा। पेशवा यानी स्वराज्य का प्रधान, सदैव नेतृत्व की कमान संभालने वाला। बाजीराव बल्लाळ या पेशवा बाजीराव के नाम से हम जिन्हें पहचानते हैं, वे छत्रपति शाहू महाराज के पेशवा थे। अपने सैनिकों में प्रिय और युद्ध कला में निपुण बाजीराव एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने स्वराज्य की सीमाएं उत्तर हिंदुस्तान में विस्तारित की। आज हम पेशवा बाजीराव के कुशल युद्ध के बारे में जानेंगे। स्फूर्ति युद्ध का परम आविष्कार माना जाने वाला यह है रणभूमि पालखेड़ का युद्ध। मुगल बादशाहों की सूची में औरंगजेब यह आखिरी योद्धा साबित हुआ। अपनी आयु के अंतिम 25 साल उसने दक्खन की भूमि में मराठों से लड़ते हुए निकाले। सन 1707 तक उसने दक्खन के सूबा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन गोलकोंडा, बीजापुर ऐसी सल्तनतों को जीतने वाले औरंगजेब को महाराष्ट्र के मराठी वीरों ने लोहे के चने चबवाए। सन 1707 में अहमदनगर के निकट भिंगार की छावनी में औरंगजेब का निधन हुआ। परंपरा अनुसार मुगल शहजादों में अंतःविग्रह का आरंभ हुआ और इस झगड़े का रूपांतर युद्ध में हुआ। आगे जाकर शहजादे आजम और काम बख्श इस युद्ध में मारे गए। विजेता मुअज्जम ने बहादुर शाह ये किताब लिया और वो दिल्ली में तख्त नशीन हुआ। दक्खन में राजनीति पर नियंत्रण पाने के लिए उसने राज कैदी शाहू महाराज को अपनी कैद से मुक्त किया। सन 1689 में जब रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हुआ था, तब से शाहू महाराज अपनी मां येसुबाई के साथ मुगलों की कैद में थे। मराठों में राज्य के उत्तराधिकार को लेकर द्विमत हो और इस अंतःविग्रह का लाभ मुगल उठा पाए, ऐसी मुअज्जम की चाल थी और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई। महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में कलह निर्माण हुआ, जिसका रूपांतर वारणा की संधि में हुआ। इस संधि के अनुसार वारणा नदी के उत्तर का प्रदेश शाहू महाराज के अधीन और दक्षिण का प्रदेश कोल्हापुर शासन के नियंत्रण में आया। इस समय कोल्हापुर पर शासन था राजाराम महाराज की पत्नी ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी राजा का। राजाराम महाराज की द्वितीय पत्नी राजसबाई और तारा रानी, इनमें अंतर्कलह निर्माण होकर अंततः कोल्हापुर के राज्य को राजसबाई और छोटे पुत्र संभाजी राजा के शासन में आना पड़ा। मराठे जब इस तरह आपसी रंजिश में जुटे थे, इसी दौरान दक्खन की राजनीति में खलनायक का प्रवेश हो रहा था। मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी, जिसे आज हम पहला असफजाह, चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क इत्यादि नामों से पहचानते हैं। निजाम एक मंझा हुआ सिपाही था। मुगल तख्त के लिए उसने दक्षिण में अनेक युद्ध किए थे और जीते भी थे। वाकिन खेड़ा में उसके युद्ध का पराक्रम देख खुद औरंगजेब भी चकित था। निजाम के पास दक्षिण में बड़े पैमाने में फौज तैनात थी। बुरहानपुर ये उसकी मुख्य चौकी थी। पर्शिया, अरबस्तान, तुर्की, यहाँ के प्रसिद्ध सरदार और अधिकारी उसकी सेना में शामिल थे। उसका तोपखाना उस समय पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। मुगलों ने उसकी नियुक्ति पूरे दक्षिण का कर और उत्पन्न इकट्ठा करने के लिए सूबेदार के तौर पर की थी। सन 1718 के दौरान मुगल और मराठों के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई। इस संधि के अनुसार दक्षिण के सूबों में मराठों को चौथाई एवं सरदेशमुखी के अधिकार मिले, यानी जिस प्रांत से अब तक निजाम का एकाधिकार था, उसी प्रांत में अब मराठों के रूप में उसे प्रतिस्पर्धी निर्माण हो गए। मराठों को यह अधिकार मिलते ही निजाम और मराठों में संघर्ष शुरू हुआ। निजाम ने पहले मराठों को परेशान करने के लिए उनके मुख्य ठिकानों पर हमला किया। इस समय बाजीराव पेशवा दक्षिण की राजनीति संभालने में व्यस्त होने के कारण महाराष्ट्र से बाहर कर्नाटक में व्यस्त थे। इस संधि का लाभ उठाते हुए निजाम ने ऐवज खान और तुर्कताज खान, अपने दोनों प्रमुख सेनानियों को मराठों की छावनियों पर हमला करने के लिए रवाना किया। मराठों से गद्दारी कर आए हुए असंतुष्ट सरदार जैसे चंद्रसेन जाधव राव, उदाजी चौहान, रावरंबा निंबालकर ये निजाम को जा मिले। शाहू महाराज को परेशान करने के हेतु से उन्होंने मराठी प्रजा पर ही अत्याचार शुरू कर दिया। कोल्हापुर शासन पर राज करते हुए राजसबाई और पुत्र संभाजी महाराज को शाहू महाराज से संकोच था। शाहू महाराज पूरा राज्य उनके स्वाधीन कर दे, ऐसी उनकी इच्छा थी। दिन प्रतिदिन यह अंतःविग्रह बढ़ रहा था।
शाहू महाराज यह मसला शांति से सुलझाना चाहते थे, लेकिन मराठों के इकलौते छत्रपति ऐसी घोषणा हो और दक्षिण से आने वाला संपूर्ण कर उत्पन्न खुद को मिले, ऐसी तीव्र महत्वाकांक्षा कोल्हापुर के संभाजी महाराज के मन में थी। निजाम की दुष्ट चालों का शिकार बनते बनते जल्दी वो भी निजाम के सैन्य में शामिल हो गए। गृह कलह का पर्यावसन अब युद्ध में हो गया था। घर का ही एक व्यक्ति अब शत्रु से जा मिला था। 24 सितंबर 1724 के दिन दशहरे का सीमोल्लंघन करने के लिए निकले हुए संभाजी महाराज निजाम के दल में आकर शामिल हो गए। इसी दौरान संगमनेर में आयोजित दशहरे के एक मेले में तुर्कताज खान ने बहुत उधम मचाया, लोगों की हत्याएं की। निंबालकर पिता पुत्र राव रंभा और जानोजी ने सातारा के नजदीकी गांवों में आग लगा दी और खेतों में खड़ी फसलों को हानि पहुंचाई। रहमतपुर में उधम मचाने आ रहे निंबालकर पिता पुत्र को रोकने के लिए खुद शाहू महाराज रायाजी जाधव के साथ बाहर निकले। यहां हुए एक संघर्ष में रायाजी जाधव मारे गए। स्वयं सातारा शहर पर चढ़ाई करने आए चंद्रसेन जाधव, उनके बंधु शंभू सिंह जाधव और पिराजी घोरपड़े, इन पर धार राव निंबालकर ने आक्रमण किया। दिन प्रतिदिन ऐसे हमले बढ़ते ही रहे। सन 1727 की शुरुआत में कोल्हापुर शासन के संभाजी महाराज को निजामुल मुल्क ने पूना शहर में असली छत्रपति के नाम से घोषित कर दिया और फिर उन्होंने नजराने भी लिए। इसके साथ साथ उन्होंने पुणे में न्याय करना और निर्णय सुनाना तथा विविध अधिकार देना भी आरंभ कर दिया। यह अधिकार अब तक शाहू महाराज का रहा था। यह सब सुनते ही शाहू महाराज को समझ में आया कि निजाम से अब संधि की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि उसने छत्रपति के पद के लिए अब प्रतिस्पर्धी निर्माण कर दिया है। शाहू महाराज ने बाजीराव पेशवा को तुरंत संदेश भेजा और सातारा लौटने का आदेश किया। अपने छत्रपति की आज्ञा सर आंखों पर मानने वाले बाजीराव ने तुरंत मुहिम आरंभ कर दी। 27 अगस्त 1727 के दिन ढलती बारिश में बाजीराव 15,000 घुड़सवारों के साथ सातारा से निकले। सेना की जल्द हालचाल हो, इस हेतु से पेशवा बाजीराव ने 2 सवारों के बीच 3 घोड़े, इस हिसाब से सैन्य इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ रखे अतिरिक्त घोड़ों की वजह से बाजीराव का सैन्य तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाजीराव के सैन्य को आते देख निजाम ने भी युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। निजाम के पास इस समय 40,000 फौज तैनात थी। साथ में उसका तोपखाना भी था। उसके तोपखाने में 600 तोपें थी। निजाम औरंगाबाद के पास फौज इकट्ठा कर रहा है, ऐसी अफवाह खुद निजाम ने ही उठवाई और अपना रुख मराठों के जुन्नर और पूना के इलाकों की तरफ करके उन्हें लूट लिया। फिर निजाम बीड़ और धारूर के किले के पास निकला और फौज इकट्ठा करने लगा। अगस्त में बाजीराव पूना से जुन्नर की ओर बढ़े। यह जानकारी निजाम को जब मिली तो उसने अपना मोर्चा सातारा की ओर मोड़ा। 21 सितंबर 1727 में मसवड़ से होते हुए सातारा पहुंचने की उसकी तैयारी थी। उसे सुल्तान जी निंबालकर मार्ग दिखा रहा था। अब युद्ध की घोषणा तो हो चुकी थी। निजाम सीधा राजधानी सातारा पर आक्रमण करना चाहता था, तो बाजीराव पूना से उत्तर की तरफ निकल गए। सातारा के दरबार में इस समय दूसरा कोई बड़ा योद्धा न था। तुर्कताज खान और ऐवज खान निजाम से आ मिले तो बाजीराव के सैन्य में मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया आके शामिल हो गए। बाजीराव का सैन्य अब 25,000 हो चुका था। ये दोनों ही बाजीराव के प्रमुख सेनापति थे। राणोजी ने इस समय शपथ ली, स्वामी कार्य में मेरे प्राण भी क्यों न चले जाएं, पर अब की बार निजाम को सबक सिखाकर ही रहेंगे। बाद में बाजीराव के सैन्य में उदाजी पवार भी आकर शामिल हुए। उनके पास 6,000 घुड़सवार तैनात थे। बाजीराव इस समय मराठवाड़ा की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। निजाम ने अपना मोर्चा पूना की ओर केंद्रित किया। निजाम का सैन्य लोहगढ़, चिंचवड़, यहाँ की चौकियां नेस्तनाबूद करते हुए मराठों का बहुत नुकसान कर रहे थे। 1727 में ही निजाम ने रामनगर के एक राजपूत राजकुमारी के साथ कोल्हापुर के संभाजी महाराज का विवाह करवाया। उनको छत्रपति घोषित करके फजल बेग के नेतृत्व में पूना की छावनी तैनात कर दी। खुद निजाम लेकिन शाहू महाराज के प्रदेश में अत्याचार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लोणी, पारगांव, पाटस, सुपा, बारामती ऐसे गांव लूटकर भारी मात्रा में गोलाबारी कर पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। उधर बाजीराव के मन में कुछ और ही खेल चल रहा था। अपने अश्वदल का उत्तम उपयोग करते हुए बाजीराव उत्तर की ओर बढ़े। इस दरमियान उन्होंने अपने और एक सेनापति दावलजी सोमवंशी को बुला लिया। 5,000 घुड़सवारों की सेना लेकर दावलजी मराठवाड़ा की सीमा पर बाजीराव से आ मिले। बाजीराव ने अब अपना दांव खेला। निजाम को स्वराज्य के भीतर घुसता देख वे अपना सैन्य निजाम के राज्य में ले गए। पुंतांबा के पास गोदावरी नदी पार कर पेशवा की फौजें जालना और सिंदखेड़ की ओर बढ़ी। सिंदखेड़ की रक्षा के लिए जल्दबाजी में आए ऐवज खान को बाजीराव ने बुरी तरह पराजित किया। माहूर, मंगरूल, वाशिम ये निजाम की चौकियां बाजीराव ने देखते ही देखते बर्बाद कर दी।
निजाम को यह समाचार मिलते ही उसने अपने सूबे की ओर आने का निर्णय लिया, और यह समाचार जब बाजीराव को मिला तो बाजीराव ने अपना मार्ग अचानक बदल दिया और मराठवाड़ा छोड़ खानदेश पर चढ़ाई की। कुकरमुंडा के पास तापी नदी पार करते हुए जनवरी 1728 में बाजीराव ने गुजरात में प्रवेश किया। अली मोहन से छोटा उदयपुर पहुंचकर बाजीराव ने निजाम के उत्तरी इलाके पर धावा बोल दिया। निजाम अब परेशान हो गया था। अपने राज्य में हो रहे नुकसान को बचाने के लिए उसने अपने सैन्य को वापस पूना की ओर मोड़ा। निजाम पूना की ओर जा रहा है, ये जानकारी मिलते ही बाजीराव ने बुरहानपुर लूटने का इरादा है ऐसी अफवाह फैलाई। बुरहानपुर यानी मुगलों की दूसरी राजधानी, इस खबर से निजाम भयभीत हो उठा और उसने बाजीराव पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। पेशवा बाजीराव इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपना मोर्चा तुरंत दक्षिण की ओर मोड़ा। 14 फरवरी 1728 को पेशवा की फौजें बेटावत पार कर औरंगाबाद की तरफ बढ़ी। इसी दौरान रंभाजी कदम और पिलाजी जाधवराव ने निजाम के इलाकों में छापे मारते हुए पेशवा के सैन्य में आकर वो शामिल हो गए। अब बाजीराव का सैन्य बल निजाम से अधिक हो चुका था, पर निजाम को इस बात की जानकारी नहीं थी। इस दौरान बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने अपने सैन्य को निजाम के पीछे छिपे हमले करते हुए उसे बाजीराव की ओर बढ़ाया। साथ ही अपने स्वामी छत्रपति शाहू महाराज को पुरंदर के किले पर सुरक्षित पहुंचाया। पूना से निकला हुआ निजाम अब तक खासा परेशान हो गया था। उसके सेनापति चंद्रसेन जाधवराव और शाही मेहमान बने कोल्हापुर के संभाजी महाराज, इनसे उन्हें कोई फायदा तो नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए उसे अपने सैनिक भेजने पड़ते थे। उनकी छावनियों का बेइंतहा खर्चा भी खुद निजाम को ही करना पड़ता था। खुद के सूबे के रक्षण हेतु फरवरी 1728 में निजाम उत्तर की ओर बढ़ा। पुनतांबा के पास उसने गोदावरी नदी पार की और तुरंत औरंगाबाद पहुंचना, ऐसा उसका विचार था। औरंगाबाद पहुंचते ही खुले मैदान में अपनी तोपों की सहायता से वो बाजीराव को सहज पराजित कर सकेगा, ऐसे ख्याली पुलाव उसके मन में पक रहे थे। तोपखाने की वजह से धीमी गति होने के कारण निजाम ने मराठों को अनजान रख अपना तोपखाना अहमदनगर में छोड़ दिया। औरंगाबाद पहुंचकर तोपखाना फिर मंगवाने की निजाम की सोच रही होगी। वैसा कर उसने जल्द ही गोदावरी नदी पार कर ली। 25 फरवरी 1728 को वैजापुर के पास पालखेड़ इस गांव में निजाम का डेरा जमा था। औरंगाबाद से लगभग 20 मील पूर्व निजाम पहुंच चुका था। मराठवाड़ा के खुले प्रदेश में पहुंचने से पहले यह उसका पर्वतीय क्षेत्र में आखिरी पड़ाव था। भोर समय कुछ समझ आए इससे पहले मराठा सैन्य ने निजाम के सैन्य को पूरी तरह घेर लिया। इस घेराव से बाहर छूटने के लिए कुछ छोटी बड़ी रंजिशों में निजाम का संपूर्ण पराभव हो रहा था। मराठों ने निजाम का दाना पानी पूरी तरह रोक दिया। निजाम अब पूरी तरह फंस चुका था। निजाम को पूर्ण रूप से बंदी बनाकर बाजीराव ने छत्रपति शाहू महाराज को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि छत्रपति स्वामी की सेवा में आज हम और नवाब यहाँ आए हैं। हम दोनों के बीच में 2 कोसों का अंतर है। उसे कैसे संभालना है उसका मार्गदर्शन कृपया करें। हमारे सभी लोगों को सचेत रहने का सुझाव दे और बिना समय गवाए मुझसे आकर मिलने का आदेश उन्हें दे दे। एहवज खान और चंद्रसेन जाधव को परिस्थिति का अंदाज आने लगा था। हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं और इसमें से अगर जिंदा बाहर भी निकल पाए तो गंगा नहाए, ऐसी परिस्थिति उनकी हो गई थी। बड़े कष्ट के साथ उन्होंने निजाम को संधि वार्ता के लिए मना लिया। निजाम ने संधि आदरपूर्वक हो ऐसी मांग की। बाजीराव ने उसकी मांग पूरी तरह से नकार दी। बाजीराव ने अब अपने सैन्य का फंदा और कस लिया। इतना ही नहीं, निजाम के अनेक सरदारों को अपने पास फिरौती के लिए रख लिया। निजाम को जैसे अब आईना नजर आने लगा था। अन्न और पानी के बिना निजाम के सैन्य का मनोबल टूट रहा था। अंततः निजाम ने पूर्णतः शरणागति स्वीकार की। मराठा सैन्य की कड़ी सुरक्षा के बीच निजाम और उसके सैन्य को मुंगी शेवगांव यहां ले जाया गया। उनको अन्न और पानी दिया गया। 6 मार्च 1728 के दिन मराठों में और निजाम में मुंगी शेवगांव की प्रसिद्ध संधि हुई। इस 17 कलमी संधि की पहली 3 कलमें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहला कलम था, संभाजी राजा को हमारे हवाले कर दिया जाए। दूसरा कलम था, दक्षिण के सभी सूबों पर मराठों के सभी अधिकार पूर्ववत चले। और तीसरा कलम था, पुनः इस अधिकारों की अवहेलना न हो, अतः सभी जगहों की तटबंदी के स्थानों को मराठों के हवाले कर दिया जाए। निजाम ने मराठों के सभी कलम बिन शर्त कबूल किए। इस तरह बाजीराव ने शाहू महाराज की आज्ञा से निजाम का पराभव भी किया और राजनीति भी संभाली। इस समय बाजीराव की उम्र थी सिर्फ 28 साल। निजाम इस वक्त 57 साल का एक मुरब्बी राजनीति था। छापामार लड़ाई और युक्ति का श्रेष्ठ उपयोग करते हुए बाजीराव ने निजाम को पराजित किया
और कोल्हापुर के संभाजी महाराज को छत्रपति बनाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शाहू महाराज के सिंहासन को स्थिरता दी। अपनी असली शक्ति गरिमिकावा यानी छापामारी युद्ध में है और स्फूर्ति में है, यह जानकर बाजीराव ने यह युद्ध अपने पूर्ण शक्ति से तथा चतुराई से लड़ा। जहां और कोई योद्धा आक्रमण करती सेना का प्रतिकार करने में पूर्ण शक्ति लगा देता, वहीं बाजीराव ने अपने सैन्य को शत्रु के प्रदेश में खुद ले जाकर उसकी चौकियां ध्वस्त कर दी, बेखबर शत्रु की धज्जियां उड़ा दी। बाजीराव की चाल ऐसे कामयाब हुई कि मुगलों के सरदारों में से श्रेष्ठ और अमीर माने जाने वाले निजाम को दाना पानी के लिए बाजीराव के आगे हाथ फैलाने पड़े। इस वाकये के बाद शाहू महाराज का सिंहासन मराठों के छत्रपति के रूप में स्थिर हुआ और बाजीराव की कीर्ति हिंदुस्तान में दूर दूर तक फैली। लोग कहने लगे कि बाजीराव का रुतबा ऐसा है कि मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। ऐसे ही प्रतापों के कारण कुछ लोग बाजीराव को देवदत्त सेनापति यानी हेवनली बॉर्न कैवलरी लीडर कहते हैं, तो कोई पुण्य प्रतापी बाजीराव, कोई रणपंडित कहता है, तो कोई उन्हें अपने वाक्यों में दक्षिण का एकमात्र मोहरा ऐसे संबोधित करता है। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल्स को सहयोग करने वाले सभी पेट्रियंस तथा यूट्यूब मेंबर्स के हम आभारी हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे विरासत।